हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए एक ऐसा टॉपिक जो आजकल के जो यंग जनरेशन है, जो खास करके 12 कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन होने के बाद सोचते हैं कि हमको कुछ ना कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। सीए हो गया या फिर सीएमए हो गया या फिर सीएस हो गया, बट कहीं ना कहीं उनके मन में डर होता है, किसी से सुना हुआ रहता है कि ये कोर्सेज बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, इनके रिजल्ट्स बहुत टफ आते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स चाह के भी इन कोर्सेज से दूर रह जाते हैं। तो इन्हीं स्टूडेंट्स के अंदर का जो डर है, वो डर दूर करने की हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं। और आज मेरे साथ मेरे गेस्ट है मिस्टर संतोष नाडर सर, जो कि सीए है, सीएमए है, नेट सर ने कंप्लीट किया है, सर सीएस कर रहे हैं एंड टॉप सीक्रेट है, बट सर पीएचडी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। तो नाम से ज़्यादा सर के डिग्रीज है एंड बहुत प्राउड फील होता है कि सर यहाँ पे बैठे हैं और मैं आज उनके साथ ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ एंड मैं सर का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। तो सर वेलकम आपका इस शो में। थैंक यू सर। एंड सर मेरा पहला क्वेश्चन सर आपके लिए ये रहेगा कि इतने सारे डिग्रीज आपने लेके रखे हैं सर, बचपन में कुछ तो आपको मोटिवेशन मिला रहेगा कि मुझे आगे चल के सीए बनना है या फिर सीएमए करना है या फिर कुछ और, या फिर जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वैसे ही आपका कुछ लाइफ रहेगा, या फिर ऐसा कुछ चेंज हुआ जहाँ पे आपको लगा कि ये सब करना चाहिए? सबसे पहले तो माँ बाप का एक्सपेक्टेशन इतना ही था कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ। जैसे हमारे सबके माँ बाप कहते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो मेरे दोनों माँ बाप का, मम्मी एज वेल एज फादर का एजुकेशन उतना हुआ नहीं था, तो कहीं तो भी सबकॉन्शियसली वो लोग हमको बचपन से यही कहते थे कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम नहीं पढ़ सके, एटलीस्ट तुम लोग पढ़ लो, ग्रेजुएट हो जाओ। हमारे ज़माने में ग्रेजुएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था, तो ग्रेजुएशन तक तो बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं था कि सीए करूँ, सीएमए करूँ, प्रोफेशनल डिग्री लूँ, बीकॉम हो जाऊँ, इतना ही था। बट एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पर जब मैं ग्रेजुएशन में था तो बिरला कॉलेज के बापट सर का एक लेक्चर था, जहाँ पर वो पढ़ाते पढ़ाते अचानक एक सम उनका ख़त्म हो चुका था और ही वॉज जस्ट कैजुअली गाइडिंग अस। ही हिमसेल्फ वॉज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ही वॉज गाइडिंग अस कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कैसे होता है एंड यू नीड नॉट वेट फॉर ए ग्रेजुएशन टू गेट कम्प्लीटेड। प्रोविजनल एडमिशन करके एक प्रोविज़न होता है जिसमें आप ग्रेजुएशन में रहते वक्त ही आप एनरोल कर सकते हो और ग्रेजुएशन का मार्कशीट आने के बाद सबमिट करके यू कैन गो फॉर योर सीए इंटरमीडिएट। तो गाइडेंस सुन के मुझे अच्छा लगा। देन आई टॉक टू विश्वनाथन अय्यर सर, माय गुरु, एंड ही गाइडेड मी। उसके बाद तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तो अभी भी मैं बापट सर का हमेशा ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ कि अगर वो सेशन में नहीं बैठता या फिर वो लेक्चर में नहीं बैठता या फिर वो लेक्चर में क्वेश्चन खत्म होने के बाद सर ने अगर वो लेक्चर छोड़ दिया होता तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंट से तो काफ़ी लगाव था ही 12th स्टैंडर्ड से, बट कहीं ना कहीं पर लगा कि अकाउंट्स में और इम्प्रूव करना चाहिए। सो दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट। सो वन फाइन डे आई अटेंडेड वन लेक्चर, आई गॉट अ गाइडेंस। सो इसलिए गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन दिनों यूट्यूब वगैरह नहीं होता था, सर के गाइडेंस सेशन से मेरा टर्निंग पॉइंट हो गया। तो तभी आपको ऐसा किसी ने बोला नहीं कि अरे मत कर, बहुत डिफिकल्ट होता है, फेल हो जाएगा, इतने सारे अटेम्प्ट्स लगते हैं पास होने के लिए एंड ऑल? द फनियर पार्ट वॉज, जब मैं बिरला कॉलेज में था तो टीवाई बीकॉम ए डिवीजन में देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे एंड वी वेर, मेरे को तो दिमाग में कहीं पर भी नहीं था कि आई शुड डू सीए। तो इनफैक्ट जो बच्चे सीए कर रहे थे मैं उनका स्ट्रगल देखता था। हम लोग टू बी वेरी फ्रैंक कॉलेज में आते ही सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर रिसर्च के बाद आते थे। वो बच्चे फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर बैठ कर दे यूज्ड टू गो बैक टू देयर आर्टिकलशिप। तो मैं देख के स्ट्रगल उनका काफ़ी सोचता था कि इतना स्ट्रगल कर रहे, बट बोलने वाला कोई नहीं था कि ये डिफ़िकल्ट है एंड ऑल दैट। आई थिंक शायद उस वजह से मुझसे ये हो पाया। बहुत सारे लोग का इसलिए हो नहीं पाता क्योंकि उनको लोग एनरोल करने के पहले डरा देते, फिर जब एनरोल करते तो और डर जाते हैं। तो आई वॉज वेरी लकी, नाइदर माई फ्रेंड्स नॉर माई पेरेंट्स नॉर माई टीचर्स, किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि सोच समझ के करना। जिन किसी को भी मैंने बताया तो मुझे वहाँ से मुझे एनकरेजमेंट ही मिला। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये प्रोफेशनल कोर्स कोई कर रहा है तो उनको एनकरेज का जो एनवायरनमेंट है वो मिलेगा तो डेफिनेटली दे विल बी मोर हैप्पी टू क्लियर दिस। जितने भी बच्चों का नहीं हो पा रहा है वो इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं पे उनको कोई ना कोई एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से डर बना के रखा जाता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
सो आई वॉज लकी कि मुझे ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था. आई थिंक इसलिए मेरा हो चुका. नहीं, बहुत अच्छा है सर. सर आपका जब 11-12 स्टैंडर्ड में आप थे, जैसे आपने कॉलेज का स्टोरी बताया, तब थोड़ा बहुत आपका फाइनेंशियल या फिर फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? मतलब आप जब 12th में थे, शायद 2000 के आसपास रहेगा, तब एक ऐसा ज़माना था कि जो सीए है उनके ही बच्चे सीए बनते थे. मतलब अगर आज देखेंगे हम लोग, तो आज बहुत बार ऐसे इंस्टाग्राम पे दिखाई देता है कि ऑटो वाले का बच्चा सीए हो गया. एंड जस्ट अभी लास्ट 2 साल पहले डोंबिवली का एक न्यूज़ आया था, एक वीडियो देखा था, एंड देख के आंख में पानी आया था कि एक वेजिटेबल वेंडर स्टेशन के बाहर बैठते हैं एंड उनका हाँ, तो वो सीन देख के एकदम अच्छा लगा. मतलब एक जमाना था कि पहले वो सुपर 30 में एक डायलॉग है, राजा का ही बेटा राजा बनेगा, बट अभी वही बनेगा जो राजा बनने का हकदार. हाँ, तो आपको क्या लगता है सर, एक्चुअली इसके पीछे मतलब मेन रोल किसका होता है, पेरेंट्स का या टीचर का? स्टार्ट लेवल पे तो पेरेंट्स का होता है, बिकॉज पेरेंट वहाँ से हमको परमिशन मिलना सबसे पहले ज़रूरी है. बिकॉज ये कोर्सेज ऐसे कोर्सेज है कि ये कोई 6 महीने का कोर्स या फिर 1 साल का कोर्स नहीं है. यहाँ पर आपको आपका क्रीम ईयर्स ऑफ योर लाइफ देना पड़ता है. सो अगर आप 12th के बाद भी करते हो, सो यू स्टार्ट योर जर्नी एट द एज ऑफ 17-18 एंड यू हैव टू गिव योर लिटरली 4 to 5 ईयर्स. तो 21-22 साल की उम्र तक आपको यही करना होता है. ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो तो और चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं. 20 साल की उम्र में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, वहाँ से और 5 साल देना, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग. सो जनरली एक टिपिकल मिडिल क्लास में एक्सपेक्टेशन क्या रहता है फादर का या मदर का कि इसका ग्रेजुएशन हो जाएगा तो हमको कहीं ना कहीं पे सपोर्ट मिल जाएगा. अभी सिंगल अर्निंग फादर है तो कहीं ना कहीं इसका ग्रेजुएशन हो जाएगा. तो पहला सपोर्ट जो लगता है वो पेरेंट्स का लगता है. सो आज भी मुझे याद है जब मैं डिसीजन ले चुका था तो मेरे मम्मी डैडी को दोनों को बिठा के बताया कि आई एम प्लानिंग टू डू अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. सो दोनों, जैसे मैंने बताया, हम्बल बैकग्राउंड से, दे वर नॉट टू मच एजुकेटेड, बट द बेस्ट पार्ट वॉज 1 सेकेंड के लिए भी उन्होंने हेजिटेशन नहीं दिखाया. पापा ने ऐसा नहीं कहा कि तुझे अभी काम पे जाना पड़ेगा. ही वॉज हार्डली 44 years of age when I said this to him, and he could have easily asked me to not to do this and go for a job so that I can support him. तभी हम लोग एक 1-room kitchen में रहते थे, तो he could have easily asked me not to do this course and support him, but neither for a second he hesitated. He फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगा, लेट्स गो फॉर इट, यू डू इट. एंड मॉम को तो भी मैं सीए का फुल फॉर्म भी नहीं आता था, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, बट इवन शी डिडंट हेजिटेटेड. उसके पीछे भी एक रीज़न है. मम्मी की जो कजिन सिस्टर है, जो मेरे से 1-2 ईयर्स ही एजेड है, एंड शी वॉज परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी एट दैट टाइम. And she started her chartered accountancy after foundation. So she had a rough idea कि what chartered accountancy is. Even she said yes. और I was the eldest son. So expectation मेरे से ज़्यादा था कि graduation होने के बाद I should start earning. But they didn't hesitate it, and I think that is the biggest thing. Parents should trust the kids कि अगर इन्होंने decision लिया है, so you should go for it. वो एक पहला है. तो start तो वहाँ से मिलता है. फिर उसके बाद सपोर्ट सिस्टम, यू शुड हैव अ मेंटोर. ये कोर्स काफ़ी मेंटली चैलेंजिंग रहते हैं. सो आपके पास कोई ऐसा गाइड करने वाला चाहिए जो आपको हमेशा पुश करते रहे, बिकॉज एक फेस ऐसा आता है जहाँ पर आप खुद को डाउट करने लगते हो कि वेदर आई विल बी एबल टू फिनिश इट और नॉट. सो वो टाइम पे यू शुड हैव अ गुड एनवायरनमेंट. सो लकीली आई हैड वंडरफुल सपोर्टिंग पेरेंट्स. आर्टिकलशिप के टाइम पे ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, आपको स्टाइपेंड काफ़ी कम मिलता है, जहाँ पर आपके पीयर ग्रुप्स कमाना चालू करते हैं, आपको सैलरी कम में रहता है. तो वो टाइम पे पेरेंट्स का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत नीडफुल रहता है. सो जो भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या सीए में बने, उनको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और बच्चे पे ट्रस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. सर आपका मतलब क्या, मतलब कैसे फील हुआ था जब रिजल्ट आया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सीए नाउ? कॉन्ग्रेचुलेशन. अनफॉर्चुनेटली कॉन्ग्रेचुलेशन का स्क्रीन मैं ऑन स्क्रीन नहीं देख पाया. उसके पीछे एक छोटा स्टोरी बताता हूँ कि 1 o'clock 18th January 2012 1 o'clock द रिजल्ट्स वॉज शेड्यूल्ड एंड आई वॉज प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा इस बार. एंड उससे ज़्यादा घर वाले भी कॉन्फिडेंट थे कि इस बार हो जाएगा. सो एवरीबडी स्टार्टेड गेटिंग असेंबलिंग. मैं तो आराम से उठा था, 9-10 बजे उठ के बैठा था सुबह, 1 बजे ही देखना है करके.
एंड पापा ने छुट्टी नहीं लिया था. पापा वॉज वर्किंग एट दोज डेज, ही वॉज नॉट रिटायर्ड, तो ही वॉज नॉट रिटायर्ड, सो ऑफिस चले गए थे. मॉम वॉज देयर एंड बाकी भाई ने छुट्टी लिया था, भाई घर पे था. माई वाइफ ऑफ कोर्स वो टाइम पे वाइफ नहीं थी, गर्लफ्रेंड थी, तो वो भी आके रुकी हुई थी घर पे. एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि 1 बजे रिजल्ट आने वाला. एंड इंटर का रिजल्ट दोनों ग्रुप का मेरा रिजल्ट खुद नहीं देख पाया था. लेक्चर्स में बिजी था, बेसमेंट में लेक्चर्स होता था तो नेटवर्क नहीं होता था, तो मैं लेक्चर्स में होता था. लेक्चर्स में से मुझे हाथ दिखाया जाता था कि आपका इंटर क्लियर हो गया, तो मैं बाहर आके फिर मैं तो फाइनल को आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि आई शुड वॉच माई रिजल्ट ऑन माई ओन. मैं रोल नंबर टाइप कर रहा हूँ, एंटर डाल रहा हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहा है, पास करके दिख रहा है. आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड. सो 12:45 को मैं लॉग इन करके बैठ गया था और सब लोग मेरे पीछे खड़े एंड कैमरा वगैरह सब ऑन था मोबाइल का. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, 1 o'clock को द वेबसाइट गॉट क्रैश्ड एंड कुछ नहीं आ रहा है. एंड मैं बेडरूम में था और हॉल में हमारे वो टाइम पे लैंडलाइन हुआ करता था. अभी तो खैर लैंडलाइन को यूज़ नहीं करता, लैंडलाइन था. एंड वो 1:02 को लैंडलाइन जोर से बजा, टिनिंग टिनिंग करके जोर से बजा. समझ गया, क्योंकि सीए का एक ऐसा कहावत है कि अगर रिजल्ट लग गया तो आप सामने से कॉल मत करो, अगर वो पास हो गया तो बंदा खुद कॉल करेगा, आप खुद कॉल करके मत पूछो क्या हुआ है. एंड कॉल आ गया मुझे, तो समझ गया कि भाई क्लियर हो गया. सो मैं गया और रिसीवर उठाया तो विश्वनाथ सर का फ़ोन आया था और क्लासेस में सर ने रिजल्ट चेक किया तो सब लोग स्टाफ का चिल्लाने का वगैरह आवाज़ आ गया और सर भी बोले कि हो गया. देन आई सेड हो गया, तो हो गया करके रखा. तो दैट डे वॉज वेरी मच वेरी एनकरेजिंग. फिर उसके बाद सोच के रखा था मैंने रिज़ल्ट के दिन क्या करूँगा. तो रिज़ल्ट के दिन इमीडिएटली मैं पापा को ऑफिस में नहीं रुकना था, ऑफिस में जाना था, तो आई वेंट टू द ऑफिस इमीडिएटली. ऑफिस उनका विद्यावर में था तो उनके पूरे ऑफिस में पेड़ा बांटा. फिर वहाँ से मैं दादर गया, मेरे जो प्रिंसिपल थे जिनके पास मैंने आर्टिकलशिप किया, चंद्रशेखर आपटे सर, उनको मिला, उनको मिलके देन आई केम बैक. फिर उसके बाद तो 1 हफ्ता तक हर एक क्लासरूम में मेरे बच्चे ही सेलिब्रेट कर रहे थे कि सर सीए हो गए, सर सीए हो गए. एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है मुझे, नोट्स में सीए और ब्रैकेट में इंटर लिख के रखा था. तो सारे बच्चे, क्योंकि तब मैं सीए इंटर था तो नोट्स में टीचर्स का नाम रहता था, तो संतोष कुमार नाडर सीए ब्रैकेट में इंटर. तो बच्चे मेरे सामने इंटर कट कर रहे थे, सर नाउ यू आर नॉट एन इंटरमीडिएट, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो वो सब अच्छा मेमोरी है 18 जनवरी 2012 का. नहीं है, और ये आपके पेरेंट्स के लिए भी एकदम प्राउड मोमेंट था. इसके लिए तो ऑफ कोर्स प्राउड मोमेंट था. एंड फर्स्ट टाइम एवर आई सॉ माय पेरेंट्स क्राइंग ऑन कॉल बिकॉज ही वाज नॉट एट होम एंड दे वर क्राइंग ऑन कॉल. तो ये मैं काफ़ी, जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये क्लासरूम में भी काफ़ी बार शेयर करता हूँ ताकि बच्चों को इंस्पायर हो, बच्चों को भी लगे कि ये वो दिन है जिसके लिए हमें दिन रात पढ़ना है, दिन रात मेहनत करना और पैशनेटली आगे जाना है. सर बड़े ना एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड करूँगा. मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि सी आप पास हो गए, आपने ये सारी चीज़ें बताई, बट मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे हमारे लिसनर रहेंगे जो सीए कर रहे हैं, सीए में कर रहे हैं, पर जब उनका रिजल्ट निगेटिव आता है तब आपका फीलिंग्स क्या था? क्योंकि मैंने सुना है कि ये प्रोफेशनल कोर्सेज में ऐसा होता है कि हम क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं कि गिव अप कर देते, बस खत्म हो गया, ये मेरा लास्ट टाइम है, और हम लोग पास हो जाते हैं. तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनको आप क्या गाइड कर सकते हो जब उनका रिजल्ट निगेटिव आता है? नेगेटिव का तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ. जब मैंने फाइनल का दोनों ग्रुप एक साथ दिया था, अब तो खैर 600 मार्क का है, तब 800 मार्क का हुआ करता था, 4 सब्जेक्ट का 2 ग्रुप हुआ करता था. एंड 800 में पासिंग होता है 400, 400 पासिंग होता है. एंड द मोमेंट आई एंटर्ड माई रिजल्ट, वो एक रिजल्ट था जो मैंने खुद देखा, जो मुझे देखने को मिला जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहा था. सो द मोमेंट आई एंटर्ड द एंटर बटन, मुझे ग्रैंड टोटल दिखा. ग्रैंड टोटल वॉज 401. तो आई वॉज वेरी हैप्पी, अरे क्लियर हो गया. बट द मोमेंट आई सॉ ग्रुप 1 पास और नीचे ग्रुप 2 फेल दिख रहा है मुझे, देन आई सॉ कि यार ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट नहीं निकल पाया. आई वॉज शैटर्ड, मतलब पूरा शैटर हो गया मैं कि, एंड आई डिसाइडेड बस अब बस हो गया भाई, कितना वापस पढ़ेंगे. ग्रुप 2 में टैक्स का सब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है. बजट आ गया, अब नया अमेंडमेंट आ गया, नए बुक्स खरीदो, वापस नए पढ़ो. सो वो एक ऐसा जोन रहता है कि बच्चा गिव अप कर देता है कि मैं अगला अटेम्प्ट नहीं दे रहा हूँ, इनफ इज इनफ, आई हैव गिवन माई हार्ट एंड सोल, आर्टिकलशिप हो गया, सब कुछ हो गया, और फिर से कौन वापस इतना तैयारी करेगा. एंड दैट इज व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फादर. 2011 नवंबर का बात है, मई का बात है ये.
जब मैं क्लियर नहीं कर पाया, एंड नवंबर 2011 आई गेव द अटेम्प्ट, जनवरी 2012 को वो पास हो गया. सो मई 2011 क्यों मेरे को स्पेसिफिकली याद है, अप्रैल 2011 इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप एंड May 2007 इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड कप वेरी बैडली. सो मई 2011 का जब रिजल्ट आया, जैसे मैंने बताया, आई couldn't clear the group 2. So that is when I got a call from my father कि when India lost the World Cup in 2007, Sachin Tendulkar was almost to retire. Then he decided why not to go for another push and let us try in May 2011 and we may win the World Cup. He gave another chance to himself and rest is history. He won the World Cup at his own home ground. So why don't you try? So that helped me a lot. So फिर से वंस अगेन पेरेंट्स का बड़ा रोल रहता है. फेल होता है बच्चा तो ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड की आपका बच्चा फेल नहीं हो सकता, और फेल हो गया तो अपसेट हो गए. फेल हो गए वो टाइम पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है. मतलब बहुत बड़ा रोल रहता है. शायद वो एक कॉल नहीं आता तो आप शायद गिव अप अच्छे से याद है मुझे. मतलब मैं स्कूटी भी नहीं लेके गया था, मैं चल के जा रहा था बैक. चल के जाते समय कॉल आया कि रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, गिव अनदर गो, आराम से हो जाएगा. सो दैट्स व्हेन ही स्टूड बाय मी एंड दैट इज अ बिग मोरल. बट टू बी वेरी फ्रैंक, नेक्स्ट 7 days कुछ नहीं दिखता आपको. आप शांत रहते हो, आप किसी से बात नहीं करते, आपको खुद के ऊपर गुस्सा आता है, आप खुद के ऊपर डाउट करते हो. बट 7 days के बाद इंस्टीट्यूट अनाउंस करता है नेक्स्ट फॉर्म्स चालू हो गए, लास्ट डेट सो एंड सो है, तो क्यूरियोसिटी रहता है और आप नेक्स्ट फॉर्म भर देते हो एंड उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो जाता है. तो वो फेल होने के बाद आप किन के साथ रहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो तो है सर. एंड आपके फ्रेंड्स का रोल क्या था सर इसके पीछे? फ्रेंड्स का रोल बहुत क्रूशियल था. फ्रेंड्स जितने भी है, दिनेश है, रुपेश है, मनी है, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स है, सूरज, मकरन, सब जिनका भी मैं नाम लूँ, दे वर मोर स्ट्रिक्ट देन माई पेरेंट्स विथ मी. पेरेंट्स मेरे साथ हम्बल थे, जैसे कॉल आता था मुझे प्यार से समझाते थे. बट लिटरली दिनेश का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि आई वॉज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द लेक्चर एंड ही वॉज कमिंग फ्रॉम द विटलवाड़ी रेलवे स्टेशन से आ रहे थे. तो उस दिन मेरे को अचानक गुस्से में बात करने लगा. बोला क्या, अरे एक स्टूडेंट मिला था अपना, उसका वो मेरे से बात कर रहा था. बात करते करते मेरे को पूछ रहा है संतोष सर का सीए हुआ क्या. बोलता है रोज लिटरली मुझे लोग यही पूछ रहे संतोष सर का सीए हुआ क्या, संतोष सर का सीए हुआ क्या, कब होगा तेरा यार. हम लोग लोगों को आंसर दे दे के परेशान हो गए. तो आई थॉट आई थिंक अभी सही में करना चाहिए. सो फ्रेंड्स काफ़ी नेगेटिवली आपको मोटिवेट करते हैं, आपको गाली देते हैं, आपको चिल्लाते हैं, आप नहीं पढ़ोगे तो क्या करना है वो सब गाइड करते हैं. अगेन आई एम ब्लेस्ड. मतलब पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स का भी अच्छा होना ज़रूरी है. मैं नॉर्मली बच्चों को, अभी जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनको बोलता हूँ कि आप ऐसे सर्कल में रहो जो लोग सीए कर रहे हैं, ताकि आपको वो वाइब्स मिले. बट मेरे साथ सीए करने वाला कोई नहीं था, बट उसके बावजूद मुझे डिमोटिवेट करने वाला कोई नहीं था. मुझे वो पुश ही करते थे. तो फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है. तो बी विद दोस्त फ्रेंड्स जो आपको सही में CMA के कोर्स को फिनिश करने के लिए आपको मोटिवेट करें. सर ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, मतलब आपने अभी CA आपका है, CMA आपका हो गया है, इनमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा करके चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं? चैलेंजेस बोलने से अच्छा ऑल स्टूडेंट्स आर एट पार. चैलेंजेस कहाँ पर आता है, मैं एग्जैक्टली अगर आपको बताने जाऊँ तो काफ़ी मिथ्स बच्चे कैरी करते हैं दिमाग में, वो कैरी करके वो लोग कोर्स स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई CA कर रहा है, CA फाउंडेशन कर रहा है, तो बाई चांस किसी SP के बच्चे ने CA फाउंडेशन में एंट्री किया, तो उसके दिमाग में यही रहता है कि मैंने 11th-12th में SP लिया था, मैथ्स नहीं लिया था, और CA फाउंडेशन में मैथ्स है. तो नेगेटिव. अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग भी उनको यही बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. एंड द फैक्ट इज मैं माई सेल्फ इज SP स्टूडेंट, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो पाया. तो ये काफ़ी मिथ्स जो है बच्चे कैरी करते हैं कि मेरा मैथ्स नहीं था, मेरा SP था, तो मेरा नहीं हो पाएगा. ऑफ कोर्स आपका मैथ्स है तो इट्स एन एडवांटेज. फाउंडेशन में आपको बेनिफिट होगा, CA फाउंडेशन हो, CMA फाउंडेशन हो, CS एंट्रेंस टेस्ट हो जिसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह रहता है, बेनिफिट रहता है. बट आपका अगर मैथ्स नहीं था, उसकी वजह से आपको खुद को निराश नहीं करना है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स लेना पड़ेगा, उतना ही है. दूसरा मिथ रहता है कि आई एम फ्रॉम अ वर्नाकुलर मीडियम, मैं हिंदी मीडियम में था, मैं मराठी मीडियम में था. हाँ, तो वो मिथ कैरी मत करो.
अगर आप इंग्लिश मीडियम में थे तो आपको एक एडवांटेज है, आपका इंटरप्रिटेशन, आपका वर्ड्स कैचिंग वगैरह पावरफुल रहेगा. बट अगर आप मराठी मीडियम में थे, नॉट नेसेसरी आपका इंग्लिश वीक ही रहेगा. सो डोंट कैरी दैट मिथ कि मैं इंग्लिश मीडियम में था, या फिर इनको गाइडेंस करने के लिए काफ़ी लोग हैं, इनकी फैमिली में चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, मेरे फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, आई एम द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये मिथ जो कैरी करते हैं ना, तो उनको तकलीफ होता है. अगर आप बेफिक्र बेखौफ जाओगे ना, तो आपको कुछ नहीं लगेगा. ओके सर. एंड सर, ऐसा कोई मतलब सब्जेक्ट है जो जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होता है क्लियर करने के लिए, या फिर बच्चे डरते हैं, मतलब उनको डराया जाता है एक्चुअली उनके सीनियर से, भाई यार एसएफएम बहुत टफ है, या फिर ये सब्जेक्ट बहुत, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट सच्ची में है पोर्शन में कि जो डिफ़िकल्ट है, या फिर अगर बच्चों को डिफ़िकल्ट कोई सब्जेक्ट लग रहा है तो उनका व्यू उस सब्जेक्ट के लिए कैसे होना चाहिए? ये जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपने पूछा, ये अपने आप में सब्जेक्टिव है. मीन्स हर बच्चे को, अगर आप 10 बच्चे को अगर पूछोगे क्लासरूम में कि कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाता है, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाता है, सबका आंसर अलग रहेगा. किसी को अकाउंट्स भी डिफिकल्ट जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी लेवल में, किसी को लॉ डिफिकल्ट जाता है, किसी को कॉस्टिंग डिफिकल्ट जाता है. तो इसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं. सबसे पहले तो आपको टीचर, आप जिससे सीख रहे हो, हाउ इम्प्रेसिव ही इज़, हाउ इंस्पायरिंग ही इज़, वो आपको सब्जेक्ट कितना सिंप्लीफाई करके देते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है. आप किससे सीख रहे हो, बहुत 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 मैटर करता है. ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट सिंप्लीफाइड है लेकिन टीचर उसको कॉम्प्लिकेटेड करने का हो रहा है, या फिर टीचर का लेवल आपके लेवल के साथ मैच नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कैच कर पा रहे हो. तो काफ़ी सब्जेक्टिव है. ऐसा कोई जनरलाइज नहीं है कि फलाना सब्जेक्ट काफ़ी डिफिकल्ट होता है. तो इट इज़ अप टू योर एनवायरनमेंट, आप कहाँ से वो सीख रहे हो, किससे सीख रहे हो. तो इसीलिए सब्जेक्ट सारे सिंपल ही होते हैं. आपको किसी सब्जेक्ट्स में एफर्ट्स ज़्यादा लेना होता है, किसी में कम लेना होता है. किसी का एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल्स की तरफ अच्छा होता है, थियोरेटिकल की तरफ कम होता है, किसी का थियोरेटिकल तरफ अच्छा होता है. तो ये सब्जेक्टिव है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है. बट आपको कैसा भी लगे, द फैक्ट इज आपको कैसा भी लगे, आपको क्लियर सारे सब्जेक्ट करने हैं, आपको क्लियर सारे सब्जेक्ट करने हैं, सभी में 40 मार्क लाना है, एग्रीगेट 50 लाना ही है. सो देयर इज नो अदर ऑप्शन. हाँ, लाइकिंग डिसलाइकिंग रहता है. मेरे भी पर्सनल लेवल पे काफ़ी लाइकिंग रहते थे, बिकॉज आई लव्ड अकाउंट्स एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड द एकेडमिक कोर्स की मैं पढ़ाई करूँ. तो किधर किधर इंक्लिनेशन अपना ज़्यादा रहता है, चलो मैं ये सब्जेक्ट ज़्यादा करूँ. तो गलती अपना है कि हम कुछ सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम देते हैं, कुछ सब्जेक्ट पे कम टाइम देते हैं. तो वो अगर मैनेज करेंगे तो आई थिंक सारा सब्जेक्ट आपका बैलेंस हो जाएगा. तो टोटली डिपेंड अपॉन माइंडसेट. एंड मेरे को लगता है कि ऐसा अगर कोई स्टूडेंट को कोई बोल रहा है ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, तो उन्होंने चैलेंज बोल के एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए कि कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता, ईजी नहीं होता. सिंप्लीफाई करने के लिए रिसर्च करो. डिफिकल्ट लिखे करके लेके नहीं बैठ सकते, रिसर्च करो. 2-3 अभी तो आपके पास ऑप्शंस काफ़ी है, आप काफ़ी वीडियोस देख सकते हो. एक आधा टॉपिक अगर इस फैकल्टी का नहीं समझा तो दूसरे फैकल्टी का सर्च करो, लिख के प्रैक्टिस करो, पास्ट पेपर्स देखो ट्रेंड क्या है. जितना आप रिसर्च करोगे, तो कहा जाता है ना CMA की, CMA का प्रोफेशनल कोर्स जो है, स्कूल लेवल तक ऐसे होता था 70% टीचर होता था, 30% सेल्फ स्टडी होता था. 70% टीचर करा के लेता था. यहाँ पर 30% ही टीचर कराएगा. टीचर कितना भी अच्छा रहे, 70% आपको खुद को ही करना है. आप क्लास अटेंड करने के पहले और क्लास अटेंड करने के बाद कितना खुद के लिए टाइम देते हो, पढ़ाई करते हो, रिवाइज करते हो, दैट इज़ वेरी क्रूशियल. देन एनी सब्जेक्ट विल बी बिकमिंग ईजी फॉर यू. एंड सर, आपका क्या सजेशन रहेगा उन स्टूडेंट के लिए जो 12th क्लियर होते हैं, उनके माइंड में 2 ऑप्शन होते हैं कि हमको ये कोर्स करना है तो आफ्टर 12th किया जाए, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि 12th के बाद करेंगे तो फर्स्ट लेवल है, ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो सेकंड लेवल है. तो क्या लगता है आपको कि स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए, उनके फ़ायदे के लिए क्या हो सकता है? पर्सनली पूछूंगा तो दैट इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ कि आई डिडंट गेट द गाइडेंस दैट आई कुड हैव डन दिस आफ्टर 12th स्टैंडर्ड. बिकॉज ये मुझे गाइडेंस कब मिला, बापट सर का लेक्चर अटेंड किया जब मैंने TY में था. TY के बाद मैंने स्टार्ट किया. सो माई प्रीशियस 3 years वेर लॉस्ट. द बेस्ट पार्ट इज जब आप 12th में हो, 12th के पढ़ाई के साथ फाउंडेशन का पढ़ाई स्टार्ट कीजिए. 12th का एग्जाम आपका फेब में हो जाएगा, बिकॉज आपने 12th के साथ फाउंडेशन का पढ़ाई स्टार्ट किया है. 12th के फेब के बाद इमीडिएटली मार्च अप्रैल रिवीजन करके आप मई में एग्जाम बैठो. द रीज़न इज 12th के रिजल्ट के साथ आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाता है. फर्स्ट ईयर में आप इंटरमीडिएट का पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो. फर्स्ट ईयर का एंड होने के बाद आप इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर कर लेते हो. सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही आप आपका 2 साल का आर्टिकलशिप कंप्लीट कर सकते हो. थर्ड ईयर के एंड में आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुका है और अब आप फाइनल के लिए एलिजिबल हो. यू आर ऑन द वे टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 21.
जबकि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हो, द इंटरमीडिएट एग्जाम दैट विल बी गिविंग विल बी एट द एज ऑफ 21। तो जहाँ पर एक 12वीं करके साथ किया हुआ बच्चा इंटरमीडिएट तो छोड़ो, उसका फाइनल का अटेम्प्ट आ गया, ये अभी भी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा है। प्लस द यंगर यू आर द लेसर आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, द ओल्डर यू आर तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी तरफ बढ़ जाता है, तो प्रेशर आपके ऊपर तब ज़्यादा रहता है। तो आपके ऊपर प्रेशर कम रहता है जब आप यंग रहते हो, तो पढ़ाई करने का टाइम ज़्यादा मिलता है। ऑफकोर्स चैलेंजिंग है, बिकॉज आपको कॉलेज अटेंड करना है, 12th के लेक्चर्स अटेंड करने, फाउंडेशन के लेक्चर अटेंड करने, बट बेनिफिट भी उतना ही है, यू विल बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मच अर्लियर। तो गो फॉर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। एंड सर, वो जो अपने कल्याण डोंबिवली एरिया में रहते हैं लोग, मतलब उनके माइंड में आर्टिकलशिप करने से एक डाउट होता है कि कहाँ पे करना चाहिए। कल्याण में करना चाहिए, मतलब कल्याण में करेंगे तो नियर ऑफ होगा, कल्याण डोंबिवली में टाइम बचेगा तो हम लोग पढ़ाई करेंगे। एंड अगर बॉम्बे साइड जाते हैं तो फिर वहाँ पे अच्छा एक फर्म मिलेगा जहाँ पे नॉलेज मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट ने क्या चूज करना चाहिए, नियर ऑफ, कल्याण डोंबिवली या फिर दादर, ठाणा, बॉम्बे? अगेन ये सब्जेक्टिव है, आपके एस्पिरेशंस कैसे है उसके ऊपर डिपेंड है, आपका फाइनल का प्रिपरेशन किस बात पे डिपेंड है उसके ऊपर ये मैटर करता है। अगर आपने फाइनल के लिए फिजिकल क्लासेस लगाए हैं जहाँ पर आपको मॉर्निंग 7 to 10 अटेंड करके फिर आप आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हो, और शाम को आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद शाम को 7 to 9 भी अगर आपका लेक्चर है, सो प्रिफरेबली आपने नियर बाय लेना चाहिए, ताकि आप मॉर्निंग में लेक्चर भी अटेंड करके आर्टिकलशिप को जा रहे हो एंड शाम को आर्टिकलशिप के बाद फिर से आप ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड कर पा रहे हो। कुछ बच्चे को ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में ऑप्शंस है, मैं पेन ड्राइव लेक्चर ले सकता हूँ, गूगल ड्राइव लेक्चर ले सकता हूँ, और उनको सीखना है आर्टिकलशिप में, तो लोग बिग 4 ज्वाइन करते हैं, वो लोग बड़े फर्म्स ज्वाइन करते हैं, ट्रैवल करने को प्रीफर करते हैं। सो बच्चे के एस्पिरेशन के ऊपर है वो क्या करना चाहता है, ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो इसलिए। बट हाँ, इफ़ यू आर प्लानिंग वन थिंग, स्टिक टू दैट। अगर आपने सोच लिया कि मुझे ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड करना है, मैं आर्टिकलशिप नज़दीकी करूंगा, एट दैट टाइम यू शुड बी हैप्पी विद दैट। देखा क्या जाता है 6 महीने के बाद वो बच्चा क्या सोचता है कि मैं रोज़ ऑफिस में जा रहा हूँ और सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, मंथली रिटर्न्स फाइल करके आ रहा हूँ, मुझे सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है। बट आपको ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड करने को मिल रहे हैं, आपको पढ़ाई करने को मिल रहा है फाइनल के लिए, वो एडवांटेज है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका डिसीजन था कि मैं ट्रैवल करूंगा और पेन ड्राइव लेक्चर्स देखूंगा, तो वो टाइम पे आपने पेन ड्राइव लेक्चर्स डिसिप्लिन से देखना चाहिए, जो बहुत मैटर करता है। वो टाइम पे यू शुड नॉट थिंक कि बाकी लोग ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, उनका पढ़ाई रेगुलरली हो रहा है, मेरा पढ़ाई रेगुलरली नहीं हो रहा है। बोथ कम्स विद प्रोज एंड कॉन्स, दोनों में अपने प्लस पॉइंट है, दोनों में अपने माइनस पॉइंट है। अगर आप नज़दीक करते हो, ऐसी भी नहीं है कि नज़दीक करोगे तो आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा। नज़दीक करोगे कल्याण डोंबिवली जैसे एरिया में, वहाँ पर भी आपको एक्सपोजर मिलता है, फाइनल का पढ़ाई के लिए भी टाइम मिलता है। दूर करोगे, नॉट नेसेसरीली आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा। बहुत सारे लोग बिग 4 में ज्वाइन कर देते हैं, बट पूरे 2 साल वो लोग सिर्फ आर्टिकलशिप करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, उनको इनकम टैक्स का आई भी नहीं पता रहता। सो वो लोग फिर बाद में पछताते हैं, इससे अच्छा मैं नज़दीक करता, मुझे एक्सपोजर मिलता। सो अगेन सब्जेक्टिव है आपका, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूँगा, सीखने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूरी ज़िंदगी है। इनफैक्ट कोई 40 साल अगर प्रैक्टिस भी किया तो उसको क्या कहा जाता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, राइट। सो बच्चों को मैं यही बोलूँगा, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हिट द CA फाइनल एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये 2 साल आप CA फाइनल के ऊपर पूरा फोकस करो, और जो भी आपको सीखने मिल रहा है उसको इंटरेस्टिंगली काम करो उस पर, और एक्सपर्ट होने के लिए आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन में टाइम है। भटकना नहीं है आपको कि 6 महीना इधर किया फिर मैं कहीं और कर लेता हूँ, उससे आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, एंड व्हाट हैपेंस इज फाइनल की पढ़ाई से आपका ध्यान हट जाता है। तो इसलिए आर्टिकलशिप इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली एक्सपोजर इम्पॉर्टेंट है, बट बैलेंस करना है, आप कहाँ रहते हो, कहाँ ट्रैवल करना है, आपका पढ़ाई का मोड क्या है फाइनल का, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको आर्टिकलशिप का डिसीजन लेना है। अभी सर जस्ट हमने लास्ट CA का एग्ज़ाम हुआ था, तब हमने वहाँ पे देखा कि एक 84 और 80 एज के पर्सन थे, उन्होंने CA फाइनल का एग्ज़ाम दिया। हमारे मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटर कंप्लीट किया है, फाइनल नहीं है, या फिर फाइनल का एक ग्रुप हुआ, एक ग्रुप रह गया, बट समवेयर उनको लगता है यार 5-6 साल का गैप हो गया, अभी क्यों करना है। तो क्या लगता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? ऐसे स्टूडेंट्स को एक ही सजेस्ट करूँगा, ये जो 84 का अंकल का जो किस्सा आया था वो मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखा था। जो फैकल्टी उनको सिखा रहे थे
उन्होंने उनके साथ फ़ोटो निकाला था कि मैं यंगेस्ट स्टूडेंट करके, तो काफ़ी अच्छा इंस्पायरिंग पोस्ट था। देखिए, प्रोफेशनल कोर्स ऐसा चीज़ है कि जो आज नहीं तो कल आपको कभी ना कभी बेनिफिट देगा। हफ्ते में लिटरली 1 या 2 जूना स्टूडेंट हमको लिटरली मैसेज करते हैं, इंस्टा पे डीएम करते हैं, या फिर जिनके पास मोबाइल नंबर है वो लोग कॉल करके बोलते हैं कि सर हम लोग काफ़ी अच्छे पोजीशन में पहुंच गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, अब हमको प्रोफेशनल कोर्स करना है। सो प्रोफेशनल कोर्स इज़ द नीड ऑफ द हार, इज़ द डिमांडिंग डिग्री जो आपको प्रमोशन हायर पोजीशन में लेके जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपके पास प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं है तो आप हायर पोजीशन में नहीं जा सकते। देयर आर एक्सेलेंट एग्जांपल्स जहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं है, सिर्फ बीकॉम है, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। बट या ये अगर रहेगा तो काफ़ी एडवांटेज है। तो देयर इज़ नो एज, देयर इज़ नो लिमिट टू दिस। जैसे ये एग्जाम्पल था, वैसे और एक एग्जाम्पल है, मिस्टर एस बाला करके एक व्यक्ति थे। ही रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 60। ही वॉन्टेड टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो ही डिड द चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सी इंटरमीडिएट किया उन्होंने। देन द नेक्स्ट चैलेंज वाज उनके पास आर्टिकलशिप करने को एज 62 था। आर्टिकलशिप जब करने जाएंगे तो बच्चे उनके साथ आजू बाजू में जो 18, 19, 20 साल के थे, बट ही डिडंट हेजिटेट, उन्होंने आर्टिकलशिप किया, फाइनल किया एंड ही क्लियर। मीन्स सीए इंस्टीट्यूट के जर्नल में ये स्टोरी आया था, सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। ही स्टार्टेड द जर्नी आफ्टर 60 years and he did articleship everything properly and he completed his chartered accountancy. So बच्चों को तो मैं यही बोलूँगा कि जितना जल्दी कंप्लीट करोगे उतना ज़्यादा आप उसका बेनिफिट उठा पाओगे। दैट्स वाई जैसे आपका पहले का क्वेश्चन था कब स्टार्ट करना है, ऑफकोर्स 12th के बाद स्टार्ट करो तो बेनिफिट होगा। गैप वगैरह कुछ नहीं होता। काफ़ी लोग को लगता है कि मैं पढ़ाई छोड़े 10 साल हो गए, अब मुझे अकाउंट्स याद आएगा क्या एंड ऑल दैट, नथिंग। आप इंटरेस्ट से अगर आ रहे हो, जैसे साइकिल चलाना आप नहीं भूलते, स्विमिंग करना आप नहीं भूलते, अगर आपको एक बार आता है तो आप साइकिल से बैठ जाओगे तो चला लेते हो। वैसे ही हाँ, स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आएगी, आपको बुक्स जमा करने पड़ेंगे नए। जैसे जैसे आप गैप लेते हो तो इंस्टीट्यूट के काफ़ी नए नए प्रोविजंस आते हैं, ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, तो वो कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे। बट वंस इट गेट स्टार्टेड देन आप आपके काम के साथ पढ़ाई कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली डू इट। सो डू नॉट हेजिटेट कि गैप हो गया करके आई विल नॉट बी एबल टू गेट द लिंक। आपको लिंक मिल जाएगा, जस्ट स्टार्ट करने का देरी है। ओके, मतलब स्टार्ट होना बाकी है। एंड सर बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, सीए में, इन दोनों में सर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस अवेयरनेस का है। सबसे पहले सीए का जो कोर्स है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस काफ़ी है। अगर आप किसी वेजिटेबल वेंडर को भी पूछोगे, किसी चाय वाले को भी पूछोगे, किसी शॉप वाले को भी पूछोगे, ही नोज हु इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएमए को उतना अवेयरनेस नहीं है या ब्रांडिंग नहीं मिला है, बट एट इंडस्ट्री लेवल टू बी वेरी फ्रैंक नाउअडेज जो भी आप naukri.com या कोई भी वैकेंसीज देखोगे ना, वहाँ पर CA/CMA रिक्वायर्ड आता है। ओके, तो CA और CMA का पोजीशन जो जॉब लेवल पे है वो आज की तारीख में इक्वेलेंट ही है। मैं ये नहीं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। कोई कोई कंपनी CS को प्रीफर करते हैं, कोई कोई कंपनी CMA को प्रीफर करते। सो जॉब प्रोफाइल वाइज दोनों का सेम है। प्रैक्टिस की बात करोगे तो कुछ सर्विसेज ऐसे जो CA ही कर सकता है, जैसे टैक्स ऑडिट हो गया, so that can be done only by chartered accountant. CMA cannot do tax audit. उसका भी इंस्टीट्यूट का काफ़ी, CMA इंस्टीट्यूट काफ़ी केस अपील कर रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि हमें भी टैक्स ऑडिट करने का अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। बट GST ऑडिट जो है वो CA भी कर सकते हैं और CMA भी कर सकते हैं। तो CMAs आर अलाउड टू डू GST ऑडिट। वर्क प्रोफाइल अकाउंट्स और टैक्स से रिलेटेड ही है। बच्चे अगर कन्फ्यूज्ड है तो अगेन मैं यही कहूँगा कि CA में एक बहुत बड़ा व्हाट यू कॉल एज हिंड्रेंस है, वो आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है। हिंड्रेंस नहीं कहूँगा मैं, ऑफकोर्स आपको डेवलप करता है वो। CMA में भी आर्टिकलशिप है बट वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है। अगर आप किसी रेप्यूटेड कंपनी में जिसका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड टर्नओवर है, शेयर कैपिटल स्पेसिफाइड है इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस के हिसाब से, वहाँ पर काम कर रहे हो और आप अकाउंट्स प्रोफाइल में काम कर रहे हो, सो दैट इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज योर ट्रेनिंग and that doesn't stop you to appear for CMA final. But CA में जो है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो है, you have to do compulsory articleship from a CA firm और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना पड़ता है। सो उस वजह से काफ़ी बच्चे CA नहीं करते और CMA में जाते हैं। बट एक ही सजेशन कहना चाहूँगा, काफ़ी बच्चे ये सोच के CMA करते हैं कि CA डिफिकल्ट है और CMA ईजी है, चलो तो मैं CMA कर लेता हूँ, मेरा CMA हो जाएगा। ऐसा नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, 2012 में मैंने CA कंप्लीट किया, देन आई स्टार्टेड कि लेट अस डू CMA। 2015 में आई कंप्लीटेड CMA। द फैक्ट इज जब मैं CMA के एग्ज़ाम में जाता था
मुझे उतना ही नर्वस होता था, और कुछ पेपर्स मुझे देख के चैलेंजिंग लगा, मीन्स वेदर आई विल बी एबल टू क्रैक दिस और नॉट, दिस आफ्टर बिकमिंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 2015 व्हेन आई क्लियर्ड माय सीएमए। तो कुछ पेपर्स उस लेवल के आते हैं, तो प्लीज़ 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 इस गलतफहमी में मत रहिए कि सीए नहीं हो जाएगा लेकिन सीएमए हो जाएगा, चलो हम सीएमए कर देते। काफ़ी बच्चे ये पछताते, बट द फैक्ट इज कुछ सब्जेक्ट्स तो सीएमए के इतने वास्ट है, इतने वास्ट मीन्स इट विल टेक hours and hours from a teacher's perspective to finish as well as from the student's perspective। काफ़ी सब्जेक्ट्स है। इंटर में जैसे मैं बताता हूँ कि इंटर में सीएमए इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स काफ़ी वास्ट है, टैक्स तो बहुत ही वास्ट है। तो प्लीज़ इस असम्पशन में मत रहिए कि सीएमए इज मोर इजियर देन सीए, लेट अस डू दैट। आप वहाँ पर जाके फिर पछताओगे। एफर्ट्स उतना ही लगता है, सीए में भी उतना ही लगता है, सीएमए में भी उतना ही लगता है, सीएस में भी उतना ही लगता है, बिकॉज नेशनल लेवल का एग्जाम है, रिकग्निशन उतना मिलता है। सो ऑल रिक्वायर्स इक्वल एफर्ट्स। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे हम लोग स्कूल में थे तब हम लोग जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आया तो अपने टीचर के साथ बैठ के एक टाइम टेबल बनाते थे, कितने बजे उठना है, कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट करना है एंड ऑल। तो वो तो चलो 10 था, बट सीएस बोला तो ये प्रोफेशनल कोर्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, दैट डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई होता है। तो स्टूडेंट्स ने ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कैसे एक आइडियल अपना रूटीन बनाना चाहिए आपके हिसाब से? ओके, तो बेसिकली ये जो क्लासेस होते हैं सीएमए के, इसके हार्स बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं एज़ कम्पेयर टू 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड। 2-3 घंटे की क्लासेस नहीं होते। लिटरली आप 12 बजे अगर जाते हो तो 8-9 बजे तक आप क्लासेस में रहते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लासेस के पहले और क्लासेस के बाद खुद को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये पता ही होगा कि अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरा पहले लेक्चर में मैं उनको ये बता देता हूँ और बीच बीच में भी उनको याद दिलाते रहता हूँ कि हाउ शुड बी योर रूटीन, सो दैट आप ये कोर्सेस को जल्द से जल्द क्लियर कर सको। फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी द बेस्ट अटेम्प्ट। सो क्लास के पहले और क्लास के बाद आपको 2 चीज़ों का फॉलो करना है, एक एकेडमिक और एक नॉन एकेडमिक। एकेडमिक में मैं उनको 2 चीज़ बोलता हूँ कि सुबह क्लास से आने के पहले एटलीस्ट 1-2 घंटा घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कीजिए। शाम को क्लास से छूटने के बाद रात को भी जाके एक आधा पौना घंटा क्यों ना हो स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके वो 1 घंटे में कन्वर्ट होगा, फिर 1.5 आवर्स होगा। सो सुबह और शाम को खुद का सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने क्लास में 8 घंटा पढ़ाई कर लिया, आपको ये लग रहा है कि आज मैंने बहुत मेहनत कर लिया। क्लास में टीचर आपको सिर्फ सिखा रहा है, आपको सेल्फ स्टडी करना है और क्लास के पहले और क्लास के बाद भी करना है। वो पहली चीज़ है, ये एकेडमिक हो गया। फिर अदर देन दैट मैं उनको नॉन एकेडमिक में रूटीन चीज़ कुछ फॉलो करने को बोलता हूँ। ये कि आप जब क्लास में आ रहे हो तो कैरी 2 to 3 टिफ़िन्स। एक मेन कोर्स का टिफ़िन कैरी कीजिए जिसमें रोटी भाजी चावल कुछ भी रहेगा, एंड कैरी ड्राई फ्रूट्स, कैरी सम नींबू पानी, कैरी सम कुछ नहीं तो ग्राउंडनट्स तो भी कैरी कीजिए, घर पे बना हुआ लड्डू कैरी कीजिए। उससे क्या होता है, जो 8 घंटे का लेक्चर रहता है बीच में 2-3 घंटे के बाद ब्रेक्स होता है, तो बच्चे बाहर जाके कुछ भी अनशन खाते हैं, तो ब्रेक के बाद का लेक्चर में उनका फोकस नहीं रहता। तो ये अगर आप घर का कुछ खाने का कैरी करोगे तो वो मैटर करता है। पहले लेक्चर में जब मैं बताता हूँ बच्चों को लगता है कि सर क्या बता रहे, बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि ये कितना मैटर करता है। आप अगर ब्रेक में जंक फूड खाओगे तो इट इज़ वेरी हार्मफुल। वो एक इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आप अगर लेक्चर के बीच में आपके साथ बॉटल रखते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पानी पीते रहोगे तो लेक्चर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं उनको बोलता हूँ कि एटलीस्ट दिन में ½ an hour to 45 minutes आप खुद के साथ बिताइए। आइदर यू जॉइन अ जिम और रनिंग कीजिए, या फिर हर सोसाइटी में कोई ना कोई छोटे बच्चे ने अपना साइकिल अबेंडन किया रहता है, उससे वो साइकिल लीजिए, रिनोवेट कीजिए, ½ an hour 45 minutes साइकिलिंग कीजिए। कुछ नहीं जमता है तो शूज़ पहनिए, आपका स्टेयरकेस चढ़िए उतरिए ½ an hour। उससे आप आपके साथ कुछ टाइम बिताओगे तो आपको काफ़ी बेटर फील होगा। आपके पढ़ाई में 2x फ़ायदा होगा। जिधर बाकी बच्चे 14 hours 15 hours पढ़ाई करके जो अचीव कर पा रहे वो प्रोडक्टिविटी आप 8 से 10 घंटे में अचीव कर पाओगे, तो आपको 3 से 4 घंटा फ्री टाइम मिलेगा। बराबर। तो ये अगर करते हैं बच्चे, साथ में मैं उनको बोलता हूँ एटलीस्ट 7 to 8 hours का स्लीप लीजिए कंटिन्यूस बेस पर, तो आपको जो भी स्ट्रगल्स आएगा, जो भी डिफ़िकल्टीज आएगा, उसका डिसीजन आप खुद ले पाओगे। तो ये अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स होशियार होना ही ज़रूरी नहीं है CA में करने के लिए। आप अगर डिसिप्लिन लाइफ जियोगे बेसिक, अच्छा ये 7 दिन करना है क्या नहीं, या आप अगर
हफ्ते में 4-5 दिन भी अच्छा खाया आपने, अच्छे से रेस्ट किया, खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताया एक्सरसाइज करते समय, और एक्सरसाइज करते समय बिल्कुल गाना वगैरह सुन के नहीं, तो काफ़ी आपको पढ़ाई में बहुत बेनिफिट होगा, उससे काफ़ी बेनिफिट होगा, तो आपको पता चलेगा कि इसका सीरियसनेस क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सर, अभी जैसे इसके पहले हमने डिस्कस किया था आपके रिजल्ट के बारे में, तो आपने बताया था कि जब रिजल्ट वाला डे था तो घर पे सब जमा हुए थे, एंड आपकी वाइफ, जो आपकी वाइफ नहीं थी तभी आपकी गर्लफ्रेंड थी, तो अभी जस्ट एक रिसेंटली मूवी आया था 12th फेल, जहाँ पे एक रियल स्टोरी दिखाया है कि किस तरह से उस पर्सन को मोटिवेट करने के लिए उसके गर्लफ्रेंड का एक इम्पोर्टेंट रोल था। तो ऐसा कुछ रोल आपके लाइफ में आपके वाइफ का, यानी कि आपके गर्लफ्रेंड का था क्या? CA फाइनल ऐसा कुछ है क्या? Frankly, मैंने 12th फेल देखा नहीं है सर। इट्स वेरी गुड मूवी एंड रियल स्टोरी है। ओके, काफी लोगों ने मुझे रेकमेंड किया था 12th फेल देखने के लिए। ओके, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वेरी वेरी बिग रोल डेफिनेटली, एंड एट वन पॉइंट इन टाइम जब मैं CA कर रहा था, वी वर इन अ रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप में भी CA कर सकते हैं, ये जीता जाता एग्जाम्पल है आपके सामने। ऐसा नहीं है कि आप को पूरा सब दुनिया बाहर छोड़ के खुद को पढ़ाई करना है। एक पॉइंट इन टाइम था जब मैंने CA को, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आई गिव अप, कि नहीं करना है, एंड गिव अप का रीज़न ये नहीं था कि नहीं हो रहा है, गिव अप का रीज़न एक भी था कि आई वॉज टू बिजी। मीन्स TY/BCom के 6 बैचेस का लेक्चर लेना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, 12th स्टैंडर्ड पढ़ाना दिन भर, और लग रहा था कि यार सब तो अच्छा तो चल रहा है, पैसा अच्छा आ रहा है, अभी एक CA फाइनल का एक ग्रुप देखिए क्या ही हो जाएगा। बट श्वेता वॉज वन पर्सन जो जब भी हम लोग मिलते थे, काफ़ी मिलने को टाइम भी नहीं मिलता था, जब भी हम मिलते थे कि शी यूज टू मेक वन पॉइंट कि इस टॉपिक पे ज़रूर बात करने का एक बार, कि वो बोलती थी कि वाई डोंट यू गिव योर CA फाइनल अटेम्प्ट, तू CA फाइनल का नाही देतेस, तू जर हे दिलंस खूप फायदा होईल, नॉट ओनली फॉर you but it will make a huge lot of difference in our family and it will be beneficial for us in the future। अपने बच्चों के लिए फ़ायदा होगा, अपने लिए फ़ायदा होगा, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए फ़ायदा होगा, यू कैन बी रोल मॉडल फॉर योर स्टूडेंट्स। मीन्स जितना उससे हो सकता है वो अलग अलग एंगल से मुझे समझाने की कोशिश करती थी, और मैं बातों को टाल देता था। बट एक स्टेज ऐसा है जब उसने बोला कि यू हैव टू गिव इट, इट्स नाउ और नेवर। सो देन मैंने भी सोचा कि देखते हैं, एंड that push was needed from someone। So I am very lucky to have her, and I'm lucky to have everyone in my life, right from parents, Shweta, friends like Dinesh, and a guru like Vishwanath sir। ये सब ने, मुझे याद है वो फेस जब मैं छोड़ के बैठा था तो सब लोगों ने मुझे पुश किया, उसमें श्वेता का भी काफ़ी बहुत बड़ा रोल था। नहीं सर, ये तो बोला भी जाता है वैसे कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे वुमेन का रोल होता है। एंड जितने भी आपके क्लोज हैं, मैं भी आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, तो हम लोग सबको मालूम है कि श्वेता का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और आप लकी हो सर, ऐसा वाइफ आपको मिला है। एंड बहुत अच्छा लगा सर ये सुन के। और एक सर मुझे आपको पूछना था कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि जैसे हमने बोला, एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि आर्टिकलशिप कहाँ पे करना है, जिसका कंक्लूजन आपने हमको दिया। दूसरा सवाल ये था कि जहाँ पे भी स्टूडेंट आर्टिकलशिप करते हैं तो वहाँ के जो फॉर्म के प्रिंसिपल हैं स्टूडेंट्स के, उनका रोल स्टूडेंट के लाइफ में कैसे होना चाहिए? बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। नॉर्मली अगर आप इमेज देखोगे कि बच्चा अगर आर्टिकलशिप कर रहा है तो द पिक्चर इज़ आर्टिकलशिप जिनके पास कर रहे हो उनको आपके CA से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नॉर्मल इमेज बना है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि आई एम वेरी लकी टू हैव पेरेंट्स एंड श्वेता एंड फ्रेंड्स एंड गुरुज टू पुश मी टू डू CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आई एम वेरी लकी इन दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। चंद्रशेखर आपटे करके हमारे सर है जो अभी भी दादर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे मुझे बर्थडेज में या फिर गुरु पूर्णिमा में मेरा उनका बात होता है। ही वॉज अ ब्लेसिंग टू माई लाइफ। मीन्स जैसे मैंने बोला था कि मैंने पूरा पार्सल बांध के रख दिया था बुक्स का, तो जैसे ये सब लोग मुझे पुश कर रहे थे, आपटे सर भी उनमें से एक थे। तो आई एम वेरी लकी इन दैट कि मुझे एक बार फ़ोन आया लैंडलाइन से, मैं जिन के पास आर्टिकलशिप कर रहा था, तो वहाँ के मेरे कलीग ने एक फ़ोन किया, तो मुझे लगा ऑफिस से फ़ोन आया तो कुछ काम के लिए फ़ोन रहेगा, कुछ पेंडिंग केस वगैरह जो क्लाइंट्स मेरे पास थे। बट
उन्होंने फ़ोन लिया और सर ने मुझसे बात किया, आफ्टर सर स्पोक टू मी एंड तू फाइनल कहाँ नहीं देता इस। मैं बोला बाप रे, ऐसा आई एम वेरी लकी टू हैव हिम, क्योंकि बाकी लोग ऐसा रहते हैं कि आपकी पढ़ाई के लिए छुट्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना डर के प्रिंसिपल से बात करते हैं, बट वो भी एक ब्लेसिंग था। तो उन्होंने भी कॉल किया, तो ये सब जब एक साथ एनर्जी साथ में आ गए तब मुझे फाइनल देने को मिला। तो बट खैर वो अपने हाथ में नहीं है, मैं लकी था, भगवान मेरे साथ था कि मुझे अच्छे प्रिंसिपल मिले। बट मैं यही कहूँगा बच्चों का कि उस चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए आप, इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल्स कि आप कहाँ पर आर्टिकलशिप कर रहे हो। आप एक दिन इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वो एक दिन इंटरव्यू में आप प्रिंसिपल को जज नहीं कर पाओगे, और जज करना भी नहीं चाहिए। हर कोई आपके साथ लाइफ में अच्छा ही रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जैसे भी है आपके प्रिंसिपल, बहुत सारे अभी मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे पास आके देखते हैं लेक्चर के बाद। लिटरली एक स्टूडेंट तो मुझे 1 साल पहले की बात है, अभी भी क्वालिफाई भी हो गई, शी वॉज क्राइंग कि सर ऑफिस में बहुत तकलीफ है, कुछ काम ज़्यादा है, लेक्चर्स मिस करने पड़ रहे फाइनल के। आई सेड इट्स ओके, इट्स नॉट द एंटायर लाइफ फॉर यू। आप यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हो, 2 साल काम करने वाले हो, निकलने वाले हो। कैसे भी हैंडल कीजिए वो टाइम पे, उस प्रेशर को अपने ऊपर आने मत दीजिए, उसकी वजह से आपका फाइनल का पढ़ाई पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। सो विथ whomever you are doing your articleship, whatever is his nature, whatever is his treatment towards you, don't take it into your heart. आप जाइए, प्रोफेशनली काम कीजिए और आ जाइए। आप उसकी वजह से अपने फाइनल की पढ़ाई पे इम्पैक्ट मत कीजिए। आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव आपटे सर कि उन्होंने मुझे पुश किया। आपटे सर में जब मैंने जॉइन किया था तो आपटे सर ने मुझे क्लियर कट कहा था की माझं एक स्वप्न आहे की माझ्याकडे आर्टिकलशिप केलेले माझ्याकडे 100 CA असायला पाहिजे, ऐसा उनका ड्रीम था। एंड जब रिजल्ट लगा था, जैसे मैंने रिजल्ट लगा तो उनको कॉल किया, सर तुमच्या 100 लिस्टमध्ये माझं पण नाव ऐड करा, तो उनको समझ गया CA हो गया करके। सो वो पुश बहुत ज़रूरी था। सो आई एम लकी इन ऑल द एस्पेक्ट। मुझ में ही किधर ना किधर लैक ऑफ फोकस था, तो बीच में मैं छोड़ चुका था, बट छोड़िए मत फोकस बीच में। अगर छूटता रहेगा तो आप आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, जो भी आपके साथ है, उनका गाइडेंस लीजिए। और ये कोर्स बहुत बार आपको तकलीफ देगा बीच में छोड़ने के लिए, वो छोड़ना नहीं है, वो करना नहीं है, वो आपको डटे रहना है। एक अटेम्प्ट गया तो कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट देना है। जैसे 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित शर्मा हारने के बाद उसने क्लियर कट डिसाइड कर लिया था, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एनी मोर। देन ही अंडरस्टूड कि 6 मंथ्स के बाद जून 2024 में भी T20 वर्ल्ड कप है, तो उसने वापस पुश किया और वर्ल्ड कप जीत लिया। तो जो उसका अधूरा ड्रीम था नवंबर 2023 को नहीं कर पाया, वो जून 2024 को कर लिया। तो यही हमारे लाइफ में भी हमको अप्लाई करना है। ये सब सारी चीज़ें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, हमारे रूटीन लाइफ में भी अप्लाई करना है। तो इसलिए प्रिंसिपल का आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मोटिवेटिंग है तो यू आर ब्लेस्ड, एंड उनको आप रिटर्न में एक ही गिफ्ट दे सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए और कुछ नहीं। सही मतलब सर, मोरल ऑफ द स्टोरी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, दुनिया इधर का उधर होने जाने दो, कोई भी आपके अगेंस्ट आने दो, अपना फोकस क्लियर होना चाहिए। सर आपने पहला CA किया, फिर आपने CMA एंड CS एंड नाउ आप PhD के बारे में ही सोच रहे हैं, मतलब क्या इसके पीछे का इंटेंशन क्या है सर? इंटेंशन क्या है, जैसे मैंने बताया, सबकॉन्शियसली पेरेंट्स बार बार बोल रहे थे कि हम नहीं पढ़ सके तू तो पढ़ ले, हम नहीं पढ़ सके तू तो पढ़ ले। तो किधर ना किधर वो माइंड में बार बार, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से था तब से वो दिमाग में था। और काफ़ी, जैसे आपके साथ भी हुआ रहेगा, हमारे साथ सबके साथ होता है कि हम लोग जब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, सो सबकॉन्शियसली हम लोग देखते रहते, जब हम लोग खेलते भी रहते हैं, मैच देखते भी रहते, खाना खाते भी देखते रहते, तो हम लोग को एक दिखता है कि व्हाट एफर्ट्स पेरेंट्स आर टेकिंग फॉर आवर एजुकेशन, कि कहीं से पैसा मांग के ला रहे हैं, कहीं से पैसा सेव कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ नहीं खरीद रहे। तो दैट हिट मी हार्ड, यार ये लोग इतना एफर्ट्स ले रहे हैं, तो क्यों इनका छोटा सा वादा अपन पूरा नहीं कर सकते, क्यों BCom ही करने का। चलो अब मैं करता हूँ ना, तो ऐसा करता हूँ कि 3-4 पीढ़ी का मैं एक साथ ख़त्म कर देता हूँ, मैं ही ख़त्म करके दे देता हूँ। तो आई थॉट चलो CA हो गया। एंड वो एक रीज़न था सबकॉन्शियस लेवल पे। एंड कॉन्शियस लेवल पे ये था कि आई एम ए टीचर बाय हार्ट, एंड अगर मैं टीचर हूँ तो अगर मेरे क्लासरूम में कोई बच्चा चल के आता है तो मैंने भाई उसको लेटेस्ट चीज़ देना चाहिए, मैंने उसको लेटेस्ट चीज़ देना चाहिए। मैं 2012 में चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, दैट डजंट मीन 2026 में मेरे पास कोई बच्चा क्लासरूम में आ रहा है तो मैं उसको जुना चीज़ पढ़ा रहा हूँ। सो दैट ऑल्सो स्ट्रक मी हार्ड कि यार
आई शुड बी अपडेटेड. अपना मोबाइल में यार कोई भी ऐप भी रहेगा, बार बार हमको नोटिफिकेशन आता है अपडेट अवेलेबल, अपडेट अवेलेबल. हम लोग क्या करते थे, अपडेट क्लिक करते. सो व्हेन आई क्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, नवंबर 2011 में एग्जाम दिया था, कंपनीज एक्ट 2013 आया भी नहीं था. बट 2012 में अनाउंसमेंट हो गया था कि नेक्स्ट ईयर से कंपनीज एक्ट 2013 आने वाला है, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट, अकाउंटिंग का प्रोविजंस, ऑडिटिंग का प्रोविजन, सब कुछ चेंज हो गया. सो आई थॉट कि यार अगर मुझे टीचिंग में कंटिन्यू रहना है, सो आई कांट टीच द ओल्ड फॉर्मेट. आई कांट से कि यही फॉर्मेट मुझे आता है, तो मैं क्या करूँ. तो बैठ के पढ़ना ही है कैसे भी, तो पढ़ के क्यों ना एग्जाम दिया जाए. तो CMA किया. तो CMA करने का फ़ायदा क्या हुआ, 2012 to 2015 आई डिड CMA. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न कंपनीज एक्ट 2013. लॉ के सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े, टैक्स मैंने पढ़े, काफ़ी चीज़ें मुझे नए सीखने को मिले. ऑफकोर्स काफ़ी चीज़ें जो मैंने CA में सीखी थी उसका फ़ायदा हुआ, बट आई गॉट अपग्रेडेड. तो CS में भी मैं फिर वो करने लगा. फिर अभी क्या करें, मैं जितना हो सके उतना करते रहने का. अभी सोच तो यही है कि जितने जितने अपॉर्चुनिटीज़ मिलते जाए करते रहे. अभी ACCA कर सकते हैं, CMA US कर सकते हैं, CPA कर सकते हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो यही मानना है कि यू शुड नॉट स्टॉप लर्निंग, बिकॉज इफ यू स्टॉप लर्निंग देन यू विल गेट बिकम ऑब्सोलीट, आउटडेटेड हो जाएगा. एंड वंस यू बिकम आउटडेटेड, अपना प्रोफेशन ऐसा है कि बच्चा क्लासरूम में तो बैठ जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट डूइंग जस्टिस विथ हिम. वो बाहर निकल के बोलेगा यार टीचर ने क्या पढ़ाया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो टू गिव जस्टिस टू माई प्रोफेशन एंड टू गिव हैप्पीनेस टू माई students and to just inspire the next generation, I'm just continuing to go and let's see how far it goes. चलते रहना और कुछ नहीं सर, हमारा तो पर्सनली ऐसे विषय कि ये डिग्रीज और आपके नाम के आगे बढ़ते जाए. सर एक और क्वेश्चन पूछना था कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CA और CMA और CS, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को जॉब प्लेसमेंट के लिए वगैरह कुछ हेल्प करता है क्या? यस, तीनों ही इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा करते हैं. एंड स्पेशली CS का तो मुझे पता नहीं, बिकॉज CS मैंने अभी तक क्लियर किया नहीं है. एंड इसलिए मैं CS के काफ़ी बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट भी नहीं कर पाया, बिकॉज मैं CS के बच्चों को उतना नहीं पढ़ा पाता. बट CA और CMA के स्टूडेंट को दोनों को मैं पढ़ाता हूँ. उसमें मुझे बच्चे बताते हैं कि काफ़ी अच्छे लेवल पे प्लेसमेंट्स चल रहा है. इनफैक्ट CA के जो प्लेसमेंट्स चलते हैं उसमें आपको एक एज सुन एज यू क्लियर योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, एक एनरोलमेंट फॉर्म निकलता है. यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर प्लेसमेंट. प्लेसमेंट के पहले आपको एक ओरिएंट किया जाता है कि व्हाट डूज एंड नॉट्स, रिज्यूम प्रिपरेशन, एवरीथिंग. बच्चे काफ़ी रॉ रहते हैं, 20-21 साल की उम्र के रहते, कभी रिज्यूम बनाया नहीं रहता. हर चीज़ उनको बताया जाता है. फिर प्लेसमेंट के दिन काफ़ी कंपनीज आते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी आते हैं, बैंक्स आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं. वहाँ पर फिर उनका प्लेसमेंट होता है. काफ़ी बच्चे हैं हमारे जो प्लेसमेंट के थ्रू आगे गए हुए हैं. तो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा है, जो कैंपस प्लेसमेंट बोला जाता है, जैसे IITs और IIMs में होता है, वैसे यहाँ पर भी होता है. एंड CA और CMA दोनों लेवल पे अच्छा चल रहा है. मतलब कैसे है, स्टूडेंट्स से ज़्यादा कंसर्न पेरेंट्स होते हैं. मतलब उनके माइंड में यही होता है कि इतना हम लोग फीस भर रहे हैं, आगे कुछ बेनिफिट होगा या नहीं. इंस्टीट्यूट एक तो उन्होंने कभी सुना नहीं रहता है, उनको लगता है कि CA CMA इंस्टीट्यूट मुंबई यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट बोर्ड की तरह ही है. तो ये अच्छा आपने एक एग्जाम्पल बताया, तो उनको भी क्लियर हो जाएगा कि आफ्टर कंप्लीशन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं. काफ़ी अच्छा है. एंड कंपलसरी नहीं कि आप वहाँ पर ही ज्वाइन करो, आप जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो पैकेज क्या मिल रहा है इंडस्ट्री पैकेज के कंपैरिजन में. और एक ही दिन में आपके पास इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाता है. वही अगर आप एक एक दिन में अलग अलग इंटरव्यूज अटेंड करने को भी देखोगे, नॉट नेसेसरी वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे. यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं. एंड सेकंड थिंग, आपके हाथ में बार्गेनिंग पावर आ जाता है. आपको पता चलता है वेयर डू यू स्टैंड इन द मार्केट, व्हाट एल्स यू शुड डू. मीन्स ऐसा नहीं कि CA का डिग्री आ गया तो आप अभी मार्केट के राजा हो. ऐसे कई राजा लोग घूम रहे हैं, तो आपको उनमें से क्या USP क्रिएट करना है, आप अपने आप को किस तरीके से मार्केट कर पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो वहाँ पर जाके पता चलता है. बराबर है. बट आपका सर CA कंप्लीट हुआ, CMA कंप्लीट हुआ, कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि यार मुझे अच्छा खासा पैकेज मिलेगा, मैं जॉब करता हूँ, टीचिंग छोड़ देता हूँ? टीचिंग से तो पहले से लगाव था, कहीं ना कहीं टीचिंग CA के साथ ही कर रहा था, और CA के पहले टीचिंग स्टार्ट किया था. तो जैसे मैंने बताया कि CA और CMA ये सब करने के पीछे रीज़न ही था कि मैं टीचिंग में एक्सेल बन सकूँ, टीचिंग में और अच्छा बन सकूँ, बच्चों को और अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ दे सकूँ, बच्चों को और अच्छे से गाइड कर सकूँ, एग्जाम्पल दे सकूँ. तो कहीं ना कहीं टीचिंग के लिए ही ये किया था. तो कभी ऐसा लगा नहीं, कभी कंपैरिजन तो गॉड्स ग्रेस हुआ नहीं, बिकॉज पूरा इन्वॉल्वमेंट, पूरा पैशन, पूरा
हार्ट एंड सोल टीचिंग में था। तो सचिन तेंदुलकर का एक काफ़ी अच्छा इंटरव्यू मैंने सुना था, उसमें उन्होंने फ्रैंकली ये बताया था कि ही वॉज नॉट अवेयर कि उनके बैंक में कितना पैसा है टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। वो कभी देखते ही नहीं थे। अच्छा। वो मैनेजर को भी पूछते नहीं थे कि व्हाट इज़ माई ये ब्रॉडकास्ट, ये क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट से, ये एंडोर्समेंट से मुझे कितना मिलने वाला है, कभी पूछते नहीं थे, वो भी बताते नहीं थे। उन्होंने एक ही बात कहा कि द ओनली सैलरी फॉर मी, द ओनली बैंक बैलेंस फॉर मी इज़ द स्कोर बोर्ड। जब मैं स्कोर बोर्ड देखता हूँ वो बढ़ते रहता है तो मुझे हैप्पीनेस मिलता है। तो एट द सेम टाइम जब बच्चे पास होते हैं, बच्चे आके बोलते हैं कि सर आपने पढ़ाया अच्छा लगा, आज भी रेलवे स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में, कहीं पर भी घूमने जाओ, हम गोवा भी जाते तो वहाँ पर भी हमारे बच्चे मिलते हैं, हम कहीं पर घूमने पंजाब में जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे मिल जाते हैं और बताते हैं हम ये बैच में थे, आपका पढ़ाना अच्छा लगता था एंड ऑल दैट। सो आई थिंक वो किसी और प्रोफेशन में नहीं मिल पाएगा। तो CA कम्बाइंड विद दिस थिंग मुझे मिल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सो आज तक तो रिग्रेट नहीं है और शायद आगे भी नहीं होगा। सो डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। आप रिजल्ट जब भी आता है CA का, CMA का, तो मैं आपके स्टेटस देखता हूँ, वो जो बच्चों के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं एंड ऑल, तो मैं तो दिल से कहूँगा कि जो आपने डिसीजन लिया बहुत अच्छा है। क्योंकि आप जैसे टीचर आज के डेट में मार्केट में बहुत कम है। ऐसे नहीं कि पढ़ाना आता नहीं, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बट स्टूडेंट्स को जो मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरी वाइफ कोमल जब वो काफी इंस्पायरिंग स्टोरीज है बच्चों की। मतलब जो कोई तो चाहिए कि चलो कुछ नहीं, अगला अटेम्प्ट में हो जाएगा, ऐसा बोलने वाला कोई चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट की लाइफ में आप हो, एंड मैंने भी सुना है बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि आपसे बात करके जो माइंड में नेगेटिव थॉट रहता था कि नहीं अभी हो गया, अभी मुझे नहीं करना है, वो फटक से चेंज हो जाता था। तो सर आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये फील्ड में हो, एंड आपके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दिमाग से निकाल दिया, उन्होंने अगला अटेम्प्ट दिया, रिजल्ट भी क्लियर हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपने जो डिसीजन लिया कॉर्पोरेट छोड़ के कि इधर ही रहना, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि आगे आपका अभी क्या थॉट्स है सर? CA हो गया, CMA हो गया, प्रोफेशनल कोर्सेज तो ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर ली है, नाउ अभी आगे आपके माइंड में क्या चल रहा है? आगे माइंड में यही है कि मैं लकी था, बाबर सर का लेक्चर बैठा, बाई फ्लूक बैठ गया और मुझे पता चल गया। बट मेरे से भी काफ़ी टैलेंटेड बच्चे आज की तारीख में क्लासरूम में हैं। आप भी पढ़ाते हो 11-12 के स्टूडेंट्स को, आपको भी काफ़ी बच्चों को देख के लगता होगा कि इन्होंने करना चाहिए कोर्स एंड ऑल दैट। आगे यही है कि इनडायरेक्टली मैं कैजुअली किसी भी बच्चे से अगर बात करता हूँ तो आई ट्राई टू टीच देम अबाउट CA CMA कि ये कोर्स करो, आपको फ़ायदा होगा। इसकी वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, मेरे फैमिली को काफ़ी फ़ायदा हुआ, मेरे पेरेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ, मेरे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरे दोनों बच्चे, उनको पता है एट दिस एज कि व्हाट इज़ CA, व्हाट इज़ CMA। तो यू कैन बी अ टॉर्च बेयरर फॉर योर फैमिली। ये अभी जो जैसे आपने बताया आगे मेरा क्या प्लान है, आगे यही प्लान है कि जो बेनिफिट मुझे मिला है, जो भगवान ने मुझे दिया है, वो मैं पास ऑन कर सकूँ। स्पेशली CA का क्लासरूम और CMA का क्लासरूम, आई लिटरली एन्जॉय बीइंग देयर, बिकॉज जब मैं जाता हूँ तो सपोज आई एम टीचिंग रिकन्सिलेशन टॉपिक, सो आई एम नॉट ओनली टीचिंग रिकन्सिलेशन टॉपिक, आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम। लेक्चर के बीच में कहीं ना कहीं पे मैं उनको मेरा एक्सपीरियंसेस बताता हूँ कि आप इंटर में जब वो लोग होते हैं तो उनको मैं बताता हूँ आर्टिकलशिप में ये तकलीफें आ सकती हैं, फाइनल में ये तकलीफ आ सकती है, तो बी प्रिपेयर्ड। वो टाइम पे आपको याद आना चाहिए मैंने क्या बताया। तो शायद मैंने काफ़ी गलतियाँ करके सीखी, आई लर्न द हार्ड वे। तो आपको ऐसे चैलेंजेस आएंगे तो आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैं उनको बताते रहता हूँ। कोई अगर कैपेबल बच्चा है, गरीब फैमिली है, और उस बच्चे को लग रहा है कि उसने अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को अपलिफ्ट करना चाहिए, तो उनको मैं गाइड करता हूँ कि ये कोर्स काफ़ी का। देन द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्सेज आर दीज आर वेरी अफोर्डेबल कोर्सेस। यू नीड नॉट टेक एनी लोन एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक MBA एंड ऑल दोज थिंग्स। आपको 5 लाख 10 लाख नहीं खर्चा करना है। लिटरली फाउंडेशन, इंटर, फाइनल का 3 साल का अगर आप फीस का टोटल लोगे इंस्टीट्यूट का 50-60,000 के अंदर फीस हो जाता है। एग्जाम फीस 1500-2500 का एग्जाम फीस हो जाता है। क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपका थोड़ा फीस बढ़ जाता है, वो भी ऐसा लग्जरियस नहीं है, वो भी ऑप्शनल है। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, इतने सारे वीडियोज है। मीन्स इफ यू प्लान विद इन अ बजट ऑफ 1 लाख यू कैन प्लान एवरीथिंग, द एंटायर कोर्स। तो खर्चा भी ज़्यादा नहीं करना है आपको,
फैमिली कंडीशन अलाउ नहीं कर रहा है तो आपको ये कोर्सेज काफ़ी मदद करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं मैं उनको गाइड करने का कोशिश करता हूँ। जो तकलीफ़ें मैंने सहा है और जो स्टेजेस में मुझे लगता था कि मैंने अब गिव अप करना चाहिए, बहुत बार तो मैंने पूरा बैग्स बुक्स पैक करके ऊपर माले में डाल दिया था, लेट अस नॉट डू दिस कोर्स। बट क्या करना चाहिए उसके बाद वो मैं बच्चों को बताता हूँ। काफ़ी टीचर्स ये बताते हैं कि रैंक कैसे लाना है एंड ऑल दैट। मैं ये बताता हूँ कि बाई चांस अगर नहीं हो पाया तो कैसे उसको छोड़ना नहीं है। तो आगे यही प्लान है कि इतने साल का जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं मेरे कोर्सेज से, मेरे बच्चों से, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज है काफ़ी बच्चों के, जो भी मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स को डर लगता है तो मैं उनको उन बच्चों का स्टोरीज बताता हूँ जो मराठी मीडियम के। द फैक्ट इज़ जितने भी मेरे टॉप पोजीशन के बच्चे हैं उसमें लिटरली 7 to 8 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम मराठी मीडियम। तो मैं उनका एग्जांपल बताता हूँ, शी इज़ वर्किंग दिस, ये इस लड़के ये स्टूडेंट इस पोजीशन पे है तो तुमको डरना नहीं है, वो पहुँच सकते हो, तुम भी पहुँच सकते हो। कोई अगर SP स्टूडेंट है तो उनको मैं किसी और का एग्जांपल नहीं देता, मेरा एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये जो मुझे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, अब मैं जितने साल भी टीचिंग में हूँ, जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता टीचिंग से, रिटायर भी हो जाऊँगा टीचिंग से, तो बच्चों को यही कोर्सेज़ को करने के लिए गाइडेंस देते रहूँ, जहाँ कहीं भी जाओ इस बारे में बात कर सकूँ, यही मेरा विषय है। और कोर्स सिंपल है, द फैक्ट इज़ हर कोई ये कर सकता है। जैसे मैंने बताया आज के पॉडकास्ट के स्टार्ट में कि आपको उस एनवायरनमेंट में डालना होगा। आप अच्छे एनवायरनमेंट में रहोगे, आप कितने भी एवरेज हो, आपका कितना भी कंडीशन ख़राब हो, कोर्स हो जाएगा, डेफिनेटली आप कर सकोगे। यही गाइडेंस देना चाहता हूँ और कुछ नहीं। सही है सर, आपसे बात करके मुझे लगता है कि हमने ओवरऑल जो स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होते हैं, जिन्होंने किया है कंप्लीट बट किधर तो अटके हुए हैं, जिनको करना है, आई थिंक सारे डाउट्स उनके क्लियर हुए रहेंगे। एंड सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था सेमिनार का, तब भी आपने यही बोला था कि मेरा यही विश है कि जहाँ पे मुझे मौका मिले मैं स्टूडेंट से मिलूँ एंड उनको मोटिवेट करूँ कि प्रोफेशनल कोर्सेज आप करो। एंड नाउ अभी सर 12th बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने डिसाइड करके रखा है कि आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम जून अटेम्प्ट आएगा, तो जून अटेम्प्ट के लिए बच्चे रेडी होते रहेंगे यार, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आफ्टर बोर्ड एग्जाम। उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा सर? कोइंसिडेंटली आज क्या है, फेब स्टार्ट हो चुका है, तो लास्ट वीक में ही जो मेरे बच्चे जिनको मैं CA फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ, जो लोग मे के लिए बैठे, उनको जैसे मैंने टॉपिक कंप्लीट किया उनको यही गाइडेंस दिया। तो लकीली मैं वही बात आपके बच्चों को भी बताना पाऊंगा, सारे बच्चों को जो ये पॉडकास्ट देख रहे जो अभी फेब में एग्ज़ाम देने वाले 12th का, कि जस्ट फोकस ऑन योर 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स। 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाई करते समय आपको ना मे का CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम के बारे में सोचना है, ना ही जून की CMA फाउंडेशन के एग्ज़ाम के बारे में सोचना है। फोकस ऑन योर 12th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम। जैसे ही मार्च महीने में आप फ्री हो जाओगे, 12th का एग्ज़ाम कैसे भी गया हो उसके बारे में मत सोचिए। आप ये मत सोचिए मेरा NPO टैली नहीं हुआ, आप ये मत सोचिए कि मेरा मैथ्स का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, आप ये मत सोचिए कि मेरा 10 मार्क का छूट गया। ऐसा ना हो, मैं होप करता हूँ। लेकिन अगर 12th के एग्ज़ाम में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो मार्च अप्रैल मई को वेस्ट मत कीजिए, फोकस टोटली ऑन फाउंडेशन, उसका पढ़ाई कीजिए। देन फाउंडेशन का एग्ज़ाम के पहले ऐसा हो सकता है कि 12th का रिजल्ट लग जाए। एक साल हुआ था ऐसे लास्ट टू लास्ट ईयर में, जून में एग्जाम था और मई महीने में फाउंडेशन का रिजल्ट लग गया था। अच्छा। कुछ बच्चों का एक्सपेक्टेड परसेंटेज से कम आ गया था। तो सपोज आई एम प्लानिंग फॉर 85 और मुझे 81 आ गया। अच्छा। तो दे गॉट शैटर्ड, अरे यार 12th में कम आ गया। तो उसका इम्पैक्ट उनका फाउंडेशन की पढ़ाई में लग गया और फाउंडेशन का में भी तकलीफ होने लगा। अच्छा। सो इफ एट ऑल अगर आपके फाउंडेशन के एग्जाम के पहले 12th का रिजल्ट आता है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। ओके, फोकस ऑन फाउंडेशन एग्जाम एंड वंस फाउंडेशन एग्जाम गेट्स क्लियर्ड, आपका फिर जर्नी आगे बढ़ते रहेगा इंटरमीडिएट। सो 12th के बाद करने का चैलेंज यही है ना कि आप दो चीज़ साथ में कर रहे हो, तो आपको दोनों पैरेलल करके चलना पड़ेगा। 12th का इम्पैक्ट फाउंडेशन में नहीं आना चाहिए, फाउंडेशन का इम्पैक्ट 12th में नहीं आना चाहिए। जो भी चल रहा है दोनों अपने सही जगह पे सही है, बैलेंस कीजिए। स्पेशली अगर आप इमीडिएटली 12th के एग्ज़ाम के बाद फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने जा ले तो। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके एंड हमारा भी नॉलेज थोड़ा अपग्रेड हुआ सर। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच सर, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला और ये पॉडकास्ट में आए। मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सेशन एंड इट्स अ गुड स्टार्ट दैट यू हैव डन एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई होप और अच्छे अच्छे एपिसोड्स आए, ना सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड, और भी जहाँ पर लोगों में काफ़ी, क्योंकि आज की तारीख में क्या हो रहा है, नॉलेज काफ़ी है
लेकिन लोगों का डर कम करने के लिए, और जो भी नॉलेज आ रहा है आपको डर जरूर देगा, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा नहीं सोना है वैसा नहीं सोना है, खड़े रह के पानी नहीं पीना है, बैठ के पानी पीना है, ऐसे काफ़ी आपको मिलेंगे। डर के लिए काफ़ी है, लेकिन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए आज की तारीख में बहुत कम लोग हैं। तो आई होप इस पॉडकास्ट के मीडियम की मदद से आप समाज में जितने भी कन्फ्यूजन्स है बच्चों में, स्पेशली जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करने के लिए आप इसको यूज़ करो। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू वेल आई रियली एंजॉय दिस। थैंक यू वेरी मच सर। हमारा भी यही इंटेंशन है कि अवेयरनेस होना चाहिए, डर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होता है। तो इसी वजह से हर शो में कुछ अलग अलग टॉपिक लेके हम लोग लोगों तक जाएंगे और जो उनके माइंड में जो निगेटिविटी है वो दूर करने का कोशिश करेंगे। एंड अगेन सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा रहेगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक अच्छे टॉपिक को लेकर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक थैंक यू वेरी मच।